नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान हो चुका है और नंबर भी दिया जा चुका है और स्क्रीन पर चल रहा है। जिन अहबाब को हिस्सा लेना है उस पर व्हाट्सएप करके हिस्सा ले सकते हैं। और ये कहाँ और किस तरह तकसीम होता है, ये सारी तफसीलात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसकी तफसीलात हम फराहम कर चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, एमपी बनने के बाद इस्तकबाल फूलों से होता है। किसी का इस्तकबाल अगर थप्पड़ से हो जाए तो आप क्या कहेंगे? आज कुछ ऐसा ही मामला पेश आया है। कंगना रनावत फिल्मी अदाकारा मुसलमानों को गाली देने में, किसानों को गाली देने में और भगवाइयत साबित करने में खुद को, दूसरों को एंटी नेशनल और ख़ुद को नेशनल बताने में बड़ी बदनाम है। मैं मशहूर नहीं कहूँगा। और ज़ह किस्मत ये कि किस्मत ने इसको साथ भी दे दिया और एमपी भी बन गई। और अल्लाह ताला जलील कैसे करवाता है। आज जो वाक़या इसके साथ पेश आया वो शायद एमपी बनने से पहले भी हो सकता था, लेकिन एमपी बनने के बाद थप्पड़ खाई है। दरअसल कंगना रनावत को चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में एक किसान की बेटी ने थप्पड़ रसीद किया है, जो CISF की जवान है, तैनात थी। और थप्पड़ रसीद करने की वजह ये थी, जिस तरह CSF की ये खातून जो इस वक्त बोल रही है कि ये किसानों को दहशतगर्द कह रही थी जो एहतिजाज पर बैठे हुए थे, और उन किसानों को 100 रुपये के लिए एहतिजाज करने का इल्ज़ाम लगा रही थी कंगना रनावत, जब बड़े पैमाने पर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर्स पर एहतिजाज कर रहे थे अपने मुतालबात को लेकर के। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, किसानों का कितना बड़ा जो है तरक्यात में हाथ होता है भारत के मुल्क की, वो किस कदर मेहनतें और मशक्क़तें उठाते हैं, किस कदर जद्दोजहद करते हैं, किस तरह पसीना बहाते हैं। अब उनके मुतालबात के एहतिजाजात को, एहतिजाज करने वालों को दहशतगर्द कहना और 100 रुपये के लिए एहतिजाज करने का इल्ज़ाम लगाना आखिर कौन बर्दाश्त कर सकता था। तो जाहिर सी बात है कि एक किसान की बेटी उस बयान को अपने सीने में गुस्सा दबाए हुई थी और चंडीगढ़ में मौका मिल गया और वहाँ पर उसने थप्पड़ रसीद कर दिया कंगना रनावत की। नाज़रीन गिरामी, दो चीज़ें हैं। एक तो ये मशहूर अदाकारा है ही है, मशहूर है लेकिन बदनाम है, और अब MPP बन गई है। तो वाकई में दाद देना चाहिए जो CISF की खातून जवान है कुलविंदर कौर, उसने कंगना रनावत को ऐसे मौके पर थप्पड़ रसीद किया है, वो जो कि अभी MP बनने का नशा अपने उसके सर से उतरा भी नहीं था, और खुशियाँ ही खुशियाँ थी उसके घराने में या उसके घर में या उसके दोस्त अहबाब के हल्के में। लेकिन इस थप्पड़ ने, यानी अगर मोटी ज़बान पे कहा जाए तो कान के रीचे बजाने के इस थप्पड़ ने उसको सारी खुशियों को मिल्लेमेट कर दिया है। अब CISF की ये खातून जवान कुलविंदर कौर जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट में तैनात थी, वो क्या कह रही है देखिए। दरअसल फार्मर्स को, किसानों को कंगना रनावत ने खालिस्तानी दहशतगर्द कहा था। आप जानते हैं उस पर कितना बड़ा हंगामा मचा था। असल झांसी की रानी तो ये कुलविंदर कौर है, जिसने MP को और एक फिल्मी अदाकारा को एयरपोर्ट में पब्लिक के सामने थप्पड़ रसीद करके उसको उसकी औकात बता दी है। अब ये उसका अमल काबिल सरजनिश है और सरजनिश होना चाहिए। हम उसके अमल को हम कभी जो है सराहते नहीं हैं, लेकिन जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है उसके बाद जो सोशल मीडिया में इस वक्त कंगना रनावत की खिंचाई हो रही है
और जो अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं, उसी का मैंने यहाँ पर आपके सामने यादा किया है। बहरकैफ खुद कंगना रनावत ने थप्पड़ खाने के बाद किस तरह की वीडियो जारी की है, आप खुद सुन लें। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। नाज़रीन गिरामी, बातें होती रहेंगी, लोग थप्पड़ खाते रहेंगे, मैं और आप बातें करेंगे, हुकूमत कौन बनाएगा? बड़ा तमाशा है इस वक्त। इस वक्त के इंतखाबात के बाद नताइज ने इस कदर लोगों को परेशान कर रखा है। पहली बात तो ये कि इंतखाबात हो गए, इंतखाबात होने के बाद मीडिया ने इस कदर हंगामा मचाया कि लोग इस इंतज़ार में थे कि क्या नतीजा निकलेगा। अब नतीजा ऐसा निकला है कि उसका नतीजा आना बाकी है। अब लोग अलग अलग तरह के तबसरे समझ नहीं पा रहे कि बीजेपी इंडिया अलायंस हुकूमत बनाएगी या फिर एनडीए हुकूमत बनाएगी, और एनडीए अगर हुकूमत बनाती है तो कितने महीने जारी रहेगी। इसलिए कि जो तेवर चंद्रबाबू नायडू के और जो मुतालबात नीतीश कुमार के सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा तो नहीं लगता कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के मुतालबात पूरे भी करते हैं तो बाद में भी जाकर कि ये हुकूमत बरकरार रह सकती है। और नाज़रीन गिरामी, हमारे भारत की तारीख में मखलूत हुकूमत की तारीख उठा करके पढ़ लीजिएगा, ये कभी पूरी नहीं होती। ये कभी, जाहिर सी बात है, सियासतदान ही मौका परस्त होते हैं, वो कब किस तरफ पलट जाएं। इसीलिए जो है इस बार भारत में जिसकी भी हुकूमत बनेगी वो मजबूत हुकूमत नहीं बनेगी। यानी उसमें चाहे वो पीएम हो या वजीर दाखिला हो, कोई भी मजबूत अंदाज में फैसला लेने के अंदाज में या उस पोजीशन में नहीं होगा। वो चाहे इंडिया अलायंस हुकूमत बनाती हो या फिर जो है बीजेपी हुकूमत बनाती हो। इसलिए कि 4 कुर्सियों के पाए जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो पूरे के पूरे मजबूत हों तो फिर उसको मजबूती कहलाई जाती है। अगर उसको एक टांग कोई और खींच रहा है, एक टांग कोई और ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कुर्सी का तो गिरना ज़रूरी है। गिरना नहीं है तो कम से कम थरथराना तो ज़रूरी है। यही वजह है कि आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखेंगे जो खुशी पहले पीएम बनने के मौके पर या देखी जाती थी या जो कुछ भी है। और जिन लीडरान को किनारा करने की कोशिशें हुई, आप एक तस्वीर देख सकते हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर बदलेगी नीतीश कुमार की। जब उन्होंने बिहार में रैली निकाल रहे थे तो उनके हाथ में कमल का एक निशान थमा दिया गया था और मोदी अपना प्रचार अपने अंदाज में कर रहे थे और नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ था। वो अपने अंदर किसी ना किसी कमी का एहसास कर रहे थे, या फिर ये कि मैं यहाँ का सीएम होते हुए पीएम की मार्केटिंग के लिए उनका साथ दे रहा हूं, और या फिर जो कुछ भी उनके जहन में आ सकती है। लेकिन आज वही पीएम ने सीएम का जिस तरह से इस्तकबाल किया है कल की मीटिंग में, उसकी तस्वीर नीचे की देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू के साथ भी बहुत सारी चीजें शेयर हो रही हैं। बहरकैफ देखिए यहां पर किस तरह इनका इस्तकबाल हो रहा है, वरना तो ऐसी हालत थी गुज़श्ता 10 सालों में। आप देखें कि उनके साथ एनडीए में शामिल पार्टियों के लीडरान तो उनके साथ बैठना, उनके साथ जो है कैमरे के सामने आना दूर की बात, उनके अपने खुद के पार्टी के आला लीडरान भी कैमरे के सामने नहीं आ सकते थे।
लेकिन ये अब झुक कर के उनके साथ मशवरा करते हुए, और वो भी अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ नजर आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त जो है किस तरह से पोजीशन बदली हुई है, सिचुएशन बदली हुई है। बहरकैफ मैं कह रहा था कि हुकूमत क्यों नहीं मजबूत होगी। बदले हुए हालात में बीजेपी को सिर्फ तादाद के हिसाब से वजीर बनाने होंगे। इसका मतलब यह होगा कि उज़रा की काउंसिल में बीजेपी के उज़रा की तादाद कम होगी और इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा होगा। यानी 242 सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी ने जीत दर्ज की है उम्मीदवारों की, तो वो बीजेपी है। इसके बावजूद वो बेसाखी पर ही चलेगी। जाहिर सी बात है कि ज्यादा गुमान यही है, इसलिए कि इंडिया अलायंस का जो है जिस तरह बयानात तो आ रहे, अभी एक बयान सामने आया था नीतीश कुमार का, आप देख लीजिएगा, अभी सुनाऊंगा भी मैं, कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कभी भी इंडिया अलायंस हुकूमत बना सकती है। लेकिन अगर सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ये हकीकत से दूर है। हुकूमत तो बनाएगी बीजेपी ही, इसलिए कि नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू दोनों मिलकर के एक साथ सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, तो फिर एक्स्ट्रा टिकट लेने की जरूरत नहीं रहेगी बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश की अगर दोनों सीटों की तादाद मिलाते हैं, इसलिए कि 272 हो जाएगी। लेकिन इंडिया इत्तेहाद के पास मजीद दरकार होंगे, इसीलिए भी जो है ये यानी कि उनके आज़ाद उम्मीदवारों के कदमों में जाना होगा और उनके कुछ लीडरान को लेकर के, उनके कुछ लेकर के फिर उसको 272 का पूरी ये जो नंबर्स गेम है उसको पूरा करना पड़ेगा। बहरकैफ मोदी 3.0 और 8 जून का हलफ बर्दारी की तैयारियां भी की जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि इसका यकीन आप इस अंदाज से भी लगा सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो 9 जून को हलफ बर्दारी, वो सीएम बनने वाले थे, उस दिन हलफ बर्दारी उठा करके सीएम तो वही बनेंगे और 9 जून की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन उन्होंने 12 जून को जो है वो तारीख मुलतवी कर दी है वज़ीर आला का हदफ उठाने के लिए आंध्र प्रदेश के। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने डेट बदली है तो फिर 8 तारीख की जो हलफ बर्दारी की पीएम मोदी के लिए है उसकी तैयारियां होंगी, या इस तरह की कोई उनको इशारे मिले होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये तारीख मुलतवी की है। इससे भी ये बात यकीनी हो जाती है कि जो है बीजेपी यानी कि एनडीए हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन सरदर्द बाकी है। जैसे मैंने कहा, जिस तरह के मनमोहन सिंह को कहा जाता था कि वो रिमोट कंट्रोल पीएम है, इस बार पीएम मोदी जो है वो रिमोट कंट्रोल हो जाएंगे। वो नाराज नहीं कर सकते। नीतीश को नाराज करेंगे, वो अपने साथ लेकर के निकल गए तो धड़ाम से नीचे गिर गई। अगर बाबू को, चंद्रबाबू नायडू को अगर इन्होंने जो है नाराज कर दिया, उनके मुतालबात नहीं पूरा किए, उन्होंने साथ छोड़ दिया तो फिर गई। तो इस तरह से एक अजीबोगरीब किस्म की इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि हुकूमत कायम होगी अगर एनडीए की भी कायम होती है। टीडीपी, जेडीयू, शिवजन शक्ति पार्टी, चिराग पासवान, ये सब के सब बड़े बड़े अहदे मांग रहे हैं इस वक्त। इन चारों पार्टियों ने मिलकर के 40 एमपी हैं और टीडीपी और जेडीयू अपनी पसंद की वजारतें मांग रहे हैं। कोई रेलवे मिनिस्ट्री मांगेगा, कोई वजारत दाखिला मांगेगा, अलग अलग किस्म की अगर वजारतें जो अहम तरीन वजारतें मानी जाती हैं जिसमें हुकूमत का पूरा दारोमदार होता है, वो अगर इन ज़ैली पार्टियों के हवाले हो जाएंगी तो फिर बीजेपी के पास बचेगा क्या। इस तनाजुर में टीडीपी 16 यानी 4 वजीर, जेडीयू 12 यानी 3 एमपी, शिवसेना 7 और चिराग पासवान 5 को 2-2 वजारतें मिलने की उम्मीद है। टीडीपी भी स्पीकर का ओहदा चाहती है, हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। अगर ज्यादा जोर होता है तो टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिल सकता है। जेडीयू के पास राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन का ओहदा पहले ही मौजूद है। अब तक मोदी के दौरे इख्तिदार में इत्तेहादियों को अलामती नुमाइंदगी मिली है, यानी कि तुम भी साथ हो इसलिए थोड़ा दे रहे हैं। खाने में अचार या अचार में भी, अचार का भी हिसाब नहीं लगा सकते आप। 2010 का ये पूरे
10 सालों का आप देख ले खंगाल करके। यानी उनकी तादाद के तनासब से वजारत ओहदा देने के बजाय सिर्फ अलामती नुमाइंदगी दी गई। वहीं 2019 में जेडीयू ने तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी का मुतालबा किया था और ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं हुआ। बदले हुए हालात में बीजेपी को सिर्फ तादाद के हिसाब से वजीर बनाने होंगे। इसका मतलब यह होगा कि वज़रा की कौंसिल में बीजेपी के वज़रा की तादाद कम होगी और इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा होगा। लेकिन बीजेपी कुछ शराइत पर मुश्किल से समझौता कर सकती है और उसके पास दूसरा चारा भी नहीं है। सीसीएस 4 वजारतों में अपने इत्तेहादियों को जगह नहीं देगा, जो कि वजीर दिफा, वजीर फाइनेंस, वजीर दाखिला और वजीर खारिजा। शायद ये जो 4 अहम तरीन ओहदे माने जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि वजीर दिफा की पोजीशन, वजीर फाइनेंस की पोजीशन, वजीर दाखिला की पोजीशन, वजीर खारिजा की पोजीशन क्या होती है अब बेहतर अंदाज में जानते हैं। ये शायद उनके पास नहीं मिलेंगे इस तरह के तबसरा। लेकिन इसके अलावा एक और भी सरदर्द है, इतना आसान नहीं है। अग्निवीर स्कीम जो है फौज में भर्ती करने के लिए, यूं समझिए कि 5 साल तक आप काम करेंगे, उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो हुकूमत से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि यूं समझिए कि एक किस्म की आप जवान लोगों को तैयार करना भी चाहते हैं, काम पर रखना भी नहीं चाहते, काम देना भी चाहते, काम नहीं भी देना चाहते हैं। यह ऐसी स्कीम है जिससे नौजवानों में और जो बिलखुसूस फौजियों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान हैं, बिहार और यूपी और उधर के इलाके जहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ौज में शामिल होते हैं लोग, उनके ख़ानदान में गुस्सा पाया जाता है इस स्कीम को लेकर के। तो यूसीसी और इसके अलावा यकसा सिविल कोड, इसको भी लेकर के बहुत सारे पार्टियां नाराज़ हैं। ये मुमकिन नहीं है पूरे भारत में। तो नीतीश कुमार ने अब ये मुतालबा किया है कि इन दोनों को भी रिजेक्ट किया जाए। जबकि अग्निवीर स्कीम तो लाई थी खुद बीजेपी, अब उसको ख़त्म करना, उसकी बेइज्जती होगी। यूसीसी को लाने के लिए कदम पर, बल्कि इसके पार्टी के कुछ लोगों ने तो नाफिज भी कर दिया। आसाम के हालात देख लें आप लोग। तो ये सूरत हाल में बहुत ही जो है यूं कहें कि जो है नाकों चने चबाने के मुतरादिफ हो जाएगा बीजेपी को अपनी इत्तेहादियों को लेकर के चलना। यही वजह है कि सियासी तजिया निगार जो है, और यही वजह है इन तमाम मुतालबात को सामने, और चंद्रबाबू नायडू की सिलसिले में आ रही है कि वो बोल तो रहे हैं कि हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, आप हमसे किस तरह क्यों सवाल पूछ रहे हैं। हमने पहले ही इलेक्शन से पहले ऐलान कर दिया था कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, तो अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन क्या वहाँ के अवाम चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी में जाने की वजह से उसका दोबारा सपोर्ट कर पाएगी? क्या नाराज़गी नहीं आएगी? या चंद्रबाबू नायडू की जानिब से अपनी रियासत के लिए क्या तोहफा लाएंगे मरकज से, या पर्सनली उनको क्या मिलेगा? एक तरफ यह है, तो दूसरी जानिब सियासी तबसरा निगार ये भी कह रहे हैं कि जो अंदरूनी सतह पर जो है अब वो वज़रा एमपीज़ को ख़रीदने का भी काम जारी है, जो बात सामने नहीं लाई जा रही है। इस तमाम सिचुएशन में ये कहना कि कौन हुकूमत बनाएगी ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार की जानिब से और चंद्रबाबू नायडू की जानिब से कल की मीटिंग में शरीक होना, हंसना बोलना, उनकी तस्वीरें वायरल होना और फिर वहाँ से आने के बाद एक अच्छा रद्द अमल देना, इस बात का सबूत जाता है कि एनडीए के जानिब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का झुकाव है। वो अपने मुतालबात मांग करके या पूरे करने के बाद वो ज़रूर बज़रूर बीजेपी के साथ जाएंगे, हुकूमत बनाएंगे। लेकिन हुकूमत बनाए जाने के बाद बीजेपी का और हुकूमत का रवैया उनके साथ क्या रहेगा, उसके बाद ही ये तय हो सकता है कि 5 साल तक ये जो लंगड़ी लूली हुकूमत होगी वो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। यही वह यूपी में उठापटक शुरू हो चुकी है नाज़ गिरामी। किसने धोखा दिया, किसने वोट नहीं दिया, किसने किसके लिए जो है प्रचार किया, इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए कहते हुए बीजेपी एमपी ने मुतालबा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी में उठापटक जो शुरू हुई, उसके अलग अलग तरह के तबसरे हैं। कई मेंबरान जो हार गए, कहा कि अंदरूनी खेल की वजह से, यानी बीजेपी की अंदरूनी खाना जंगी की वजह से, हमने इसका तस्करा किया था किस तरह यूपी में खाना जंगी है योगी के फॉलोअर्स को लेकर के, और भी जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, और आरएसएस को लेकर के भी। ये वही सूरत अब धीरे धीरे निकलेंगी सारी चीज़ें।
फिर आपको पता चलेगा आगे। इसलिए कि इससे पहले बहुत सारे तबसरा निगार इलेक्शन के दौरान ही जो अंदरूनी खाना जंगी थी उसको तबसरा कर चुकी, जो हरियाणा में थी, राजस्थान में जो थी और यूपी में जो थी, और उस पर हमने अपने स्पेशल वाहिद जो है मौजू पर गुफ्तगू भी की है। उसको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा लगाएंगे। अब यही वही चीज़ें जो है धीरे धीरे निकल करके आ रही हैं। इसी दौरान बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि मैं खुद को उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासी सूरत हाल से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसलिए दुख है कि हमारी पार्टी को यूपी में कम से कम 75 सीटें मिलनी चाहिए थी। हम अपनी पार्टी क़यादत कहाँ पीछे रह गए। इस बारे में देहात, कस्बों, शहरों में सबको मालूम है कि अगरचे हमें कम सीटें मिली हैं, लेकिन पार्टी क़यादत को इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हर हल्के में क्या गलत हुआ और हम क्यों हारे। इस बात को जो है सामने लाना ज़रूरी है। नाज़रीन, उधर हिंद नजात खातून खलाबाज सुनीता विलियम्स ने रकम की, एक मरतबा फिर तारीख रकम की है। तीसरी बार खला के लिए उन्होंने परवाज़ भरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि बोइंग स्टार लाइनर का पहला क्रू मिशन कामयाबी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की तरफ बढ़ रहा है। इसमें हिंद नजात की अमरीकी खलाई मुसाफिर सुनीता विलियम्स और बोच वेलमोर सवार हैं। नासा की तरफ से जुमेरात को यह जानकारी दी गई। नासा के खलाई मुसाफिरों को ले जा रहे इस स्पेस कैप्सूल की जुमेरात की शब 9.45 मिनट तक ऑर्बिटिंग स्पेस लेबोरेटरीज पर पहुंचने का इम्कान है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन हार्मोनी मॉड्यूल पर डॉक करेगा। नासा की तरफ से सुनीता का इंतखाब 1998 में खलाई मुसाफिर की शक्ल में किया गया था। अब तक वो 2 मरतबा खला में जा चुकी हैं। ये तीसरी बार है जब सुनीता खलाई सफ़र पर गई हैं। वो हिंद नजाद हैं लेकिन रहते अमेरिका में हैं। इस वजह से हमेशा से जो है इन पर भारत जो है वो गर्व करता रहा है। नाज़रीन गिरामी, जालिम दुनिया है। जालिम इस कदर है कि ना रिश्तेदार देखे जाते हैं, ना माँ बाप देखे जाते हैं। जो नाइंसाफ़ियाँ इस वक्त वालिदैन के साथ, जो जुल्म ज़्यादतियों की अलग अलग ख़बरें आती हैं, या बच्चों के साथ माँ बाप की पीट और जुल्म सितम की जो वीडियोस वायरल होती हैं, वो खून के आंसू रोने पर मजबूर करती हैं। आज वालिदैन जो है वो एहतिजाज करने पर मजबूर हैं अपने ही घर के सामने। घर से माँ को निकाल देने पर माँ ने बेटियों के साथ मिलकर बेटे के घर के बाहर एहतिजाज किया। यह वाक़या शहर हैदराबाद के उप्पल पुलिस स्टेशन की हुदूद के चलका नगर में पेश आया। इस खातून की शनाख्त रमा देवी के तौर पर की गई है, जिसको 3 बेटियां और 1 बेटा है। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके बेटे ने उसकी जायदाद ज़बरदस्ती तौर पर अपने नाम करवा ली और उसको घर से बाहर कर दिया, जिस पर माँ ओल्ड एज होम चली गई। ताहम उसकी बेटियों ने माँ के साथ भाई के मकान पहुँच कर एहतिजाज किया। इस एहतिजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहाँ पहुँच गई, जिसने कहा कि कानून के मुताबिक जयशंकर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी आज के ज़माने की। नाज़रीन मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।